हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हमारे यहाँ पे मई मंथ की है। तो हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, जिसमें कि 3 टॉपिक है, इसे हम लोग देखेंगे, साथ में न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, एंड देन यहाँ पे एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे डिटेल्स जो है कुछ पॉइंट्स आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट नेबर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी और यहाँ पे आर्टिकल्स है जो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड ऑन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा एग्रीड किया गया है कि अब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे आप देखो यूएस लीड इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसमें कि टोटल आज के डेट में 14 कंट्रीज़ है। तो जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने यहाँ पे उसके पार्ट बने हैं, मेंबर बने हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अब आपको इसके बारे में जानना होगा। तो इंडो पैसिफिक, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो इंडो पैसिफिक वाला एरिया, और साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये एक यूएस लीड है, यानी कि यूएस के द्वारा ये चलाया जाता है, जिसमें कि फ्रेमवर्क वगैरह लाई गई है कि कैसे जो रिलेशनशिप है इस इंडो पैसिफिक वाले कंट्रीज़ के बीच में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही इकोनॉमिक में और जो ट्रेड मैटर है, इसमें जो भी कंसर्न है इस रीजन को लेकर, उसमें और भी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप देखो कि जितने भी कंट्री है उनके बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। साथ ही मेंबर स्टेट कौन कौन है, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में आप देखो कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिजी, वियतनाम है। टुगेदर अगर हम लोग देखें तो ये सारी कंट्रीज़ जो है 40% यहाँ पे आप देखो कि कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल जीडीपी का। ग्लोबल जीडीपी, या जीडीपी कहने का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका कहना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल प्रोडक्शंस होती है गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, उनके समेशन को हम लोग जीडीपी कहते हैं। फाइन, तो जीडीपी से पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो कितनी बेटर है या फिर कितनी डाउन है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखें तो यहाँ पे जो 14 मेंबर्स है उनके द्वारा यहाँ पे 40% तक ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क है जो कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी यहाँ पे ओपन है कि अगर कोई और भी देश इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अलावा भी और भी कोई देश है, अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि 4 पिलर्स हैं। तो 4 पिलर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आप देखो कि कनेक्टेड इकॉनमी है। जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकॉनमी कनेक्टेड होनी चाहिए। हाई स्टैंडर्ड रूल्स हो, वो भी डिजिटल इकॉनमी में, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर जो डेटा फ्लो होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो डेटा यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है, और डेटा लोकलाइजेशन की जो बात की जाती है। जैसे आप देखो कि डेटा लोकलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आज की डेट में, आप भी यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। तो फेसबुक आप देखो कि उसकी जो डेटा लोकलाइजेशन है वो यूएस में होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ के ही फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके द्वारा आप देखो जो सर्वर लगाया गया है वो यूएस कंट्री में ही लगाया गया है, अमेरिका में। तो इसलिए डेटा लोकलाइजेशन जो है वहीं पे होती है, डेटा को लोकलाइज करके रखा जाता है। इसके ऊपर आप देखो कई बार इस पे बात की जाती है कि हमारे देश में भी तो ऐसी डेटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है उनकी भी प्रोफाइल है फेसबुक, इंस्टा, ये व्हाट्सअप सब में। तो आपने सुना होगा कि फेसबुक के जो फाउंडर है उन्होंने जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है, उनको पूरा डेटा उन्होंने बेच दिया था फेसबुक का, और वो इस चीज़ को कमिट भी किए थे। तब आप समझो क्यों वो बेच पाए, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन उसी कंट्री में है। अगर ये डेटा लोकलाइजेशन हमारे कंट्री में होती ना तो इतना आसान नहीं था कि कोई भी देश के लोग जो है हमारे देश के लोगों की कोई भी डेटा को वो बेच सके। ठीक है, तो इस पर हमेशा बात होता है। तो डेटा लोकलाइजेशन कहने का मतलब है कि एक सर्वर बना दो हमारे इंडिया में, और जितने भी इंडिया के लोगों की प्रोफाइल है वो हमारे इंडिया में ही सेव होगी। अगर हम चाहेंगे कि 10 साल पहले जो हमने फेसबुक पे पुरानी फ़ोटोज़ पोस्ट की थी, आज की डेट में अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो भी डिलीट हो सके आराम से, यानी कि सिर्फ प्रोफाइल में ही डिलीट ना हो, वो सर्वर से ही डिलीट हो जाए। साथ ही रेजिलेंट इकॉनमी की बात की जाती है कि सप्लाई चेन कमिटमेंट हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलेंट इकॉनमी हो, और इस्टेब्लिश करना है। इट मीन्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए इस इकॉनमी में। इट मीन्स की जो सप्लाई चेन है इसमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए। फाइन, फिर है क्लीन इकॉनमी। क्लीन इकॉनमी आप देखो कि कहा जाता है कि कमिटमेंट हो क्लीन इकॉनमी में। डीकार्बनाइजेशन के ऊपर बात की जाती है कि आप देखो कि कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेटर है कि हम लोग को फोकस करना होगा कि कार्बन इमिशन को कट डाउन करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हो जिससे कि गुड पेइंग जॉब्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। कई बार आप देखते हो कि ऑब्वियसली हमारे देश में भी
हर एक सेक्टर में अगर हम लोग इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी जो लैकिंग है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी फर्स्ट लैकिंग है। सेकंड लैकिंग है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कमी है। सो दैट्स वाई हमारे देश में क्या होना चाहिए, और पूरे ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है। क्लीन एनर्जी कहने का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर आज के डेट में आप देखो कि कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको यहाँ पे पेट्रोल और जो डीजल व्हीकल्स है उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर CNG व्हीकल्स, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। कंक्रीट और हाई एम्बिशियस टारगेट होगा, और यहाँ पे सारे कंट्रीज़ एक साथ आकर जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है, इट मीन्स कि रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में हो, कार्बन रिमूवल के एरिया में, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के एरिया में, तो इन सब जगह हम लोग यहाँ पे काम करेंगे मिलके। और न्यू मेजर्स लेना है जिससे कि जो मीथेन इमिशन, एक तो कॉज ऑफ कंसर्न हमारा कार्बन इमिशन है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप सेकंड देखोगे तो मीथेन इमिशन है, और सबसे ज़्यादा मीथेन की जो इमिशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। और उसमें से भी आप देखो कि जो राइस की कल्टीवेशन होती है ना, उसमें इमिशन जो है मीथेन की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा फसल को उगाने में उतना ही ज़्यादा जो है मीथेन का इमिशन होगा। तो ये बातें कही गई है। फेयर है यहाँ पे, फोर्थ जो पॉइंट है, पिलर है, वो है फेयर इकॉनमी। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इकॉनमी हो रहा है जिसमें कि ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में जो कन्वर्ट किया जाता है ये नहीं होनी चाहिए। एंटी ब्राइबरी रिजिम होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ब्राइब वगैरह जो करप्शन चलता है इकॉनमी में वो नहीं होनी चाहिए। इन्फोर्सिंग रिजिम्स होना चाहिए जिससे कि जो करप्शन है और जो फेयर टैक्सेशन है वो इंश्योर कर सके। आज के डेट में आप देखो कि टैक्सेशन यानी कि टैक्स चोरी करने के भी यहाँ पे बहुत सारे उपाय लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो टैक्स चोरी करना ये सही नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जो पैसे हम लोग यहाँ पे अर्न करते हैं और जो टैक्स के फॉर्म में हम लोग सरकार को पे करते हैं, सरकार उसी सारे पैसे को इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए सोशल स्कीम्स लेकर आते हैं। तो सरकार अपने पास पैसे रखती नहीं है, उन पैसों का इस्तेमाल ही हमारे देश के डेवलपमेंट में होता है। सो दीज आर द 4 पिलर्स जो कि जिस पे कि ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली बात है कि बेटर इकॉनमी यहाँ पे पार्टनरशिप है। आप देखो कि एक न्यू रूल्स बनाया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में और भी जो मैटर है और भी जो कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होगी, यानी कि यहाँ पे फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक जो है बिल्डिंग की जाएगी, जिससे कि यहाँ पे सारे कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो कनेक्टेड होगी, प्रॉस्पेरस होगा। साथ ही सप्लाई चेन को और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना है। रेजिलिएंट कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा कि जब पेंडेमिक आया कोरोना वायरस, तो सबसे पहली बात हुई कि सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, ठीक है, जिसके कारण जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोपोर्शन थी वो यहाँ पे ब्रेक हो गई। काफ़ी कंट्रीज़ को जो भी चीज़ चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। इवन हम लोग खुद इंपोर्ट डिपेंडेंसी कंट्री है, तो हमारे देश में बहुत सारे कंट्रीज से जो है जो सामान हम लोग इंपोर्ट कराते वो नहीं आ पा रहा था। इसके बाद ही समझ में आया कि अब हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है। इट मीन्स कि इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करना है, अब हमें अपने देश में प्रोडक्शन का ध्यान देना है। साथ ही साथ ऐसा सप्लाई चेन होना चाहिए कि कोई भी आपदा आए, चाहे पेंडेमिक आए या फिर कोई भी आपदा आए, वो सप्लाई चेन कभी ब्रेक ना हो, ठीक है। साथ ही काउंटरिंग चाइना, आप देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और मकसद है कि चाइना को काउंटर करना, क्योंकि आपको पता है कि चाइना हमेशा चाइना प्ले कार्ड यहाँ पे खेलता है, जिससे कि आप देखो कि हर एक कंट्री को अपने जो है डेट में, यानी कि जो कर्ज वाला जाल है उसमें फंसाता है। तो डेट ट्रैप में बहुत ज़्यादा चाइना फंसा रहा है और अपनी जो दबदबा है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो फैला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना का जैसा कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, तो उसको साइड रखना ज़रूरी है। इसलिए भी ये तभी हो पाएगा जब जितने भी कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक वाले रीजन में है एक साथ आएंगे और इस तरीके का एकजुट मिलकर ये काम करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। साथ ही देखिए जो ग्लोबल इश्यूज़ है उसके लिए एक पार्टनरशिप करना है। ग्लोबल इश्यूज़ आप देखो आज के डेट में एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी भारी बात होती है। डीकार्बनाइजेशन करनी है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है उसके पीछे रीज़न ही है कार्बन इमिशन। तो डीकार्बनाइजेशन करनी है। साथ ही क्लाइमेट क्राइसिस है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आज भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में मानसून सही तरीके से अभी तक नहीं आया है। साथ ही इफेक्टिव यहाँ पर टैक्स होने चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम होनी चाहिए और एंटी ब्राइबरी रिजिम भी होनी चाहिए। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस है ये सब ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखते हैं हमारे देश के लिए, हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा, तभी तो सोच के ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि जो रीजनल ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेशन करना है। अभी मैं बोली कि जब पेंडेमिक आया तब हमें समझ में आया कि हमारा जो सामान है, यानी कि हमें जो दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कराना है सामान, वो समय पर हमें नहीं मिला। तब हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे और प्रोडक्शन करेंगे हमारे देश में।
अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे लिए हमारे पास कुछ ऐसे देश भी तो होनी चाहिए, कुछ ऐसी पार्टनरशिप भी तो होनी चाहिए कि जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को हम लोग दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि आप देखो कि अगर सामने वाले कंट्री के साथ आपकी रिलेशन अच्छी है, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशन अच्छी है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी वहाँ पे अच्छा होता है, नेपाल में भी अच्छा होता है, भूटान में तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज हमारी रिलेशन अच्छी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली बात यही आती है कि अगर आपको इकॉनमी अपना बूस्टअप करना है, अपने एक्सपोर्ट करनी है ज़्यादा, तो सामने वाले कंट्री से दोस्ती बढ़ाइए, उससे रिलेशन बेटर कीजिए। तो इसलिए पार्टिसिपेशन होगा हमारा रीजनल ट्रेड में यहाँ पे। साथ ही अलाइन है, यानी कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है वो भी इसी एरिया से पूरा हो जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक हमारे नज़दीक में है, तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि अदर अपॉर्चुनिटी देखें तो ये एक मेगा इकोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट भी है, यानी कि चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर है। आपको पता है हम लोग तो ऐसे भी परेशान रहते हैं कि चाइना अपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ते सामान जो है हमारे यहाँ डंप करके चले जाते हैं, जिसके लिए हमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगानी होती है, काउंटरफिट ड्यूटीज़ लगानी होती है। अब ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के सामने, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटी ओके एंड काउंटरफिट ड्यूटी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे फोर्थ हमें फ़ायदा होगा कि पार्टिसिपेशन है रेजिलिएंट सप्लाई चेन में। तो रेजिलिएंट सप्लाई चेन जो है वो एक मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इट मीन्स कि जो सप्लाई चेन ब्रेक हो गया था वो नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो हमें भी तो चाहिए ना कि ऐसी ही कुछ ऐसी सप्लाई चेन हो जो कि ब्रेक ना हो। तो इसलिए भी हम लोग इसका पार्ट बन रहे, जिससे कि कोई भी आपदा आए, तो आपदा तो आती ही रहती है, तो उसमें हमें परेशानी ना हो, हमारे देश को परेशानी ना हो। फाइन। उसके बाद अगर देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं कि हर कुछ पॉजिटिव ही है। तो इश्यूज़ क्या है? सबसे पहली बात है कि देखिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस लीड है। तो सेकंड थिंग यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि चाइना को काउंटर करना जो है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि करंट फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा लग रहा है इनके फ्रेमवर्क से कि जिस तरीके से चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस है इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, उसको काउंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर डायरेक्ट इंसेंटिव्स ऑफर्ड की कमी है। साथ ही यूएस डोमिनेशन का भी फियर है कि यहाँ पे यूएस कंट्रीज़ जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे। जैसे कि आप देखो काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे 5G टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, साथ ही यूएस का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एडवांस होगा, क्योंकि यूएस लीड यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बातें चलेगी वो यूएस की ही चलेगी। साथ ही ओवरलैप है BDN और B3W। BDN आप देखो ब्लू डॉट, तो BDN की अगर हम लोग बात करें, ब्लू डॉट नेटवर्क है और बिल्ड बैक बेटर है। तो BDN क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसमें कि आप देखो कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। और बिल्ड बैक बेटर में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हाई स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ पे इसका एम है उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। पॉसिबल वायलेशन है जो WTO का रूल्स है उसमें वायलेशन देखने को मिलेगा। तो WTO का जो रूल्स है ये ग्रांटिंग, यानी कि आप देखो कि कुछ ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो यहाँ पे परमिट करती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को परमिट नहीं करेगी। साथ ही एब्सेंस है, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की अभी तक इस फ्रेमवर्क में बात नहीं किया गया है। आप देखो कहीं पे भी आप ट्रेड करो या किसी भी कंट्री के साथ आपका रिलेशन है तो ऑब्वियस है कि डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे। तो आज के डेट में तो चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसके रिड्रेसल का भी यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए जिस पे अभी तक बात नहीं किया गया है। कंक्लूजन में कहा गया है 3T है। इट मीन्स कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलाइन है, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है जब इस सेरेमनी को लॉन्च किया जा रहा था। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जो है ये बिल्ड करेगा तभी जब मेंबर यहाँ पे पर्टिकुलरली जो यूएस है वो एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ एकोमोडेट करेंगे। अगर ये अचीव हो गया तो दोनों के द्वारा यहाँ पे जो इंटेंटेड आउटकम्स है वो डिलीवर होगा। साथ ही अगर यूएस की बात करें तो वो एकोमोडेटेड नहीं है और ना ही अपने इंटरेस्ट के साथ वो ड्रिवन होंगे। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर ये इसी तरीके से यूएस जो है अपने हिसाब से वो चलेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे तो ऑब्वियसली कि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन करने वाला है। ठीक है, तो देखिए यूएस के द्वारा ये लाया गया है तो यूएस के लिए ये क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस के लिए एक पार्ट है जो कि आप देखो डिकेड ओल्ड जो पाइवट टू एशियन प्रोग्राम है ना उसी का ये पार्ट है। यानी कि आप देखो कि यूएस के द्वारा भी हमेशा काम किया जाता है एशिया के साथ, क्योंकि एशिया आप जानते ही हो कि एक सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे अधिकतर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, तीनों की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूएस हमेशा से इस एरिया में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आज भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये इसी का पार्ट है। साथ ही इससे यूएस को काफ़ी हद तक यहाँ पे हेल्प मिल पाएगा कि वो इकोनॉमिक लीडरशिप लेकर चले ईस्ट एशिया में और आसियान रीजन में। आपको बताना है कि आसियान में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ का नाम बताना है। ठीक है,
साथ ही आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस के वे ऑफ शोइंग का भी पार्ट है, यानी कि मेनली जो फोकस आपको यूरोप वाले कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो यूरोप वाले कंट्री जो है आज के डेट में लड़ रहे हैं, वो लोग तो वॉर में ही बिजी है, तो इसलिए यूएस को लग रहा है कि क्यों ना ये एशियन कॉन्टिनेंट और जो इंडो पैसिफिक वाले कॉन्टिनेंट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि यूएस के द्वारा इंडो पैसिफिक वाले रीजन में क्यों यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि इंडो पैसिफिक का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो देखिए अर्थ की टोटल पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में बसा हुआ है। 1/3 अगर ग्लोबल जीडीपी देखें तो वो यहीं पे कंट्रीब्यूट करता है। कुछ जो यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट कैपेबल मिलिट्रीज़ जो है वो इसी रीजन में देखने को मिलेगा, जैसे कि एडवांसिंग यूएस की जो कमर्शियल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो इस एरिया में ज़्यादा फुलफिल हो पाएगा। साथ ही इंडो पैसिफिक आप देखो कि मोर देन 3 मिलियन अमेरिकन जॉब्स भी सपोर्ट करते हैं, और डायरेक्टली आप देख सकते हो कि $900 बिलियन तक का FDI भी यूएस में आता है इसी रीजन से। साथ ही यूएस अलाइज है, पार्टनर्स है इन रीजन में, जो कि यूएस की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को देखते हैं वो भी इस रीजन में। अब रीज़न ये देखते हैं कि क्यों स्लो पेस है इंगेजमेंट का, यानी कि इंडो पैसिफिक के साथ इतना स्लोली जो है वो इंगेजमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि यूएस की स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है इस रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बरकरार रखने में। यानी कि इस रीजन में जितने भी यहाँ पे कंट्री है उनका अपना क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को यहाँ पे बरकरार रखने में यूएस की जो स्ट्रैटेजी है वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। अब देखते हैं और भी क्या इनिशिएटिव इस रिसेंट पास्ट में लिया गया है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो जॉर्ज W. बुश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा ये कहा गया था और ये समझा गया था कि एशिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, और इंगेज जो है वो चाइना, इंडिया और जापान के साथ ज़्यादा बढ़ेगा। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि यहाँ पे अमेरिकन प्रायोरिटाइजेशन है एशिया पे, तो इसलिए यहाँ पे हमें न्यू डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रंप ने यहाँ पे आप देखो कि TPP से, ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप था, उससे ट्रंप ने अपने आप को जो है यूएस को बाहर कर दिया। बाइडेन की अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये कहा जा रहा है कि यूएस की इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में होनी चाहिए। तो आप देखो जॉर्ज बुश से बाइडेन तक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में, वो इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन में के बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दी। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। इंडिया के लिए है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि डिजिटल इकॉनमी के लिए कुछ रूल्स हैं वो यहाँ पे होगा, जैसे क्रॉस बॉर्डर जो डेटा फ्लो होता है, डेटा लोकलाइजेशन होता है, जिसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी सर्वर वगैरह इंस्टॉल हो, जिससे कि हमें दूसरी कंट्रीज़ जब हमारे डेटा को बेचते हैं तो उससे हमें परेशानी ना हो, इस पर हम लोग काम कर सकें। साथ ही आप देखो कि जो भी फ्री ट्रेड डील है उसको अवॉइड किया जा रहा है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कुछ रूल्स फ्रेम हो जो कि लेबर स्टैंडर्ड का हो। चीप आप देखो कि बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे देश में भी लेबर है। साथ ही अगर देखें तो यूएस जो है वो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया के ऊपर एक प्रेशराइज बनता है कि परमानेंट मोराटोरियम लगाना कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा है। तो WTO के द्वारा भी आप देखो इस तरीके का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कस्टम ड्यूटीज़ लगते हैं, तो कस्टम ड्यूटीज़ में जो है एकदम से रोक लगा देना, इस तरीके का भी यहाँ पे कोशिश किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फाइन, तो ये देखिए ये सारे कंसर्न है हमारा कि क्यों हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक अच्छी आर्टिकल है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट मेंबर तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है UPSC प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक ब्लॉक अगर हम लोग इंडो पैसिफिक वाले रीजन में देखें तो जिसमें कि आप देखो आसियान मेंबर हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल अगर आप हम लोग देखें जो यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वाला जो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 11 मेंबर है। इन सब के अलावा भी यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिले भी है। RCEF की बात करें, ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चाइना, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसमें कि हमने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा। इसमें 4 पिलर्स है कैसे ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बने हैं, जिसमें कि कनेक्टेड इकोनॉमी, रेजिलिएंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, इनके बारे में देखा। देन सिग्निफिकेंस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे लिए क्या है सिग्निफिकेंस, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज़ है ये देखा। US ये इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक में क्यों इंटरेस्ट है, हर एक एंगल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है रैट्स का, जो कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि हम लोग एक चेयरपर्सन जैसा रोल भी प्ले कर पाएंगे SCO रैट्स मैकेनिज्म में। तो देखिए SCO का मेंबर अगर हम लोग देखें तो ये है रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड इंडिया। फाइन, तो SCO की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 2001 में हुआ था संघाई में,
उस समय आप देखो कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान कंट्रीज़ थे। बाद में चलकर यहाँ पे कंट्रीज़ और ऐड होते गए। 2017 में अस्थाना में जब मीटिंग हुई थी तब इंडिया और पाकिस्तान जो है यहाँ पे फुल मेंबर जैसा ज्वाइन किए थे। इससे पहले ऑब्जर्वर कंट्री थे हम लोग। आज भी आप देखो ऑब्जर्वर स्टेट है जिसमें कि अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और मंगोलिया है। एससीओ का मेन गोल क्या है? मेन गोल है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है इस रीजन में, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सेंट्रल एशिया है इसमें जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको और स्ट्रेंथन करना, साथ ही इफेक्टिव कॉपरेशन हो इस रीजन में, यानी कि हर एक फील्ड में, चाहे वो ट्रेड हो, इकॉनमी हो, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, हर एक फील्ड में, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सारे रीजन में हमारा कॉपरेशन हो। साथ ही जॉइंट एफर्ट्स हम लोग लेकर आए जिससे कि यहाँ पे पीस हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो इस रीजन में। साथ ही हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, यानी कि डेमोक्रेटिक, फेयर, रीजनल, न्यू जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर है। एससीओ का आप देखो कि ऑब्जर्वर है, यानी कि कहाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कब से? तो 2005 से। तो ये भी याद रखना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद ही ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो एप्रोप्रिएट यहाँ पे यूरेशियन स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट करने में हमारा जो यहाँ पे रीजनल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री से बहुत ज़्यादा है। हम लोग ऐसे भी चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री से जो है हम लोग यहाँ पे जुड़े, क्योंकि काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, पार्टनरशिप होगी, मेंटेन कर पाएंगे, सॉवरेनिटी होगी, तो ये सारी चीज़ें हो पाएगी। तो हमारा इस रीजन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। रीजनल सिक्योरिटी भी है, क्योंकि आप देखो हमारे चारों ओर से चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो टेररिज्म को काउंटर करना, सेपरेटिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो इन सारे टॉपिक्स पे भी हमारा जो है इस रीजन को ज्वाइन करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सब में न्यूट्रल हो पाएंगे। साथ ही इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिल पाएगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अफगानिस्तान में रहने वाले तालिबान का, तो वो भी हमें कम हो पाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे राइट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इससे एक न्यू लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो पाएगी इंडिया के साथ। इकॉनमिक कॉपरेशन देखें तो 3 क्रिटिकल एरिया है, जैसे एनर्जी, बिल्डिंग, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें कि हम लोग तीनों मिलकर दोनों यहाँ पे एससीओ में हम लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें तो यहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग इसलिए भी अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर है, इन सारे देशों में कोयला का खदान है, ऑयल है, गैस है, यूरेनियम है। तो जो कंट्रीज़ जो भी चीज़ें हम लोग वेस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ से हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे भी अगर अपना इंटरेस्ट दिखाए तो हमें ये सारी नीड फुलफ़िल हो पाएगी, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस एरिया है वेस्ट कंट्रीज़, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ जिसे हम लोग कहते हैं। एनर्जी कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया आप देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, तो हमें क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, तो इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम लोग वही कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा दोस्ती करते हैं जिनके पास इन सारी चीज़ों का रिजर्व्स है। साथ ही अफगानिस्तान इशू भी है रीजनल सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी पर्पस से भी हम लोग ये इसको भी ज्वाइन करके रखें। साथ ही पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि ये दोनों इस एससीओ के मेंबर है, तो इसलिए भी हम लोग इसके मेंबर बने, जिससे कि इन कंट्रीज़ के साथ क्लोज रह के साथ काम कर सकें। टूरिज्म में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कनेक्शन है, यहाँ पे तो साइलेंस है, बट हम लोग जो है यहाँ पे अपनी रिच कल्चर, हिस्टोरिकल जो टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको हम लोग अपने जो एससीओ कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन हमें जो है आप देखो आज की डेट में कुछ चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इस एससीओ कंट्रीज़ के साथ। सबसे पहला कि जो यूरेशिया का एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि जिस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ में टेंशन अराइज़ हो रहे हैं, साथ ही आगे आप बढ़ो तो आज के डेट में जो रशिया और यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है, इन सब कंट्रीज़ के में इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि जो जियो स्ट्रैटेजिक और जो जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, कंपटीशन है, वो कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एससीओ की बात करें तो ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है चाइना और रशिया का फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिससे कि आप देख सकते हो कि जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे मिनिमाइज़ होगा और ये सेंट्रल एशिया से बाहर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी है। इंडिया पाकिस्तान का जो राइवलरी है वो भी एक मेन स्ट्रीम है कि आज के डेट में देखो कि हमारी जो रिलेशनशिप है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो अप टू द मार्क नहीं है और भी ज़्यादा ख़राबी होते जा रहा है रिसेंट टाइम में। वहीं चाइना पाकिस्तान का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये ऑल वेदर फ्रेंड है, चाहे कुछ भी हो जाए चाइना पाकिस्तान एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो एक बैलेंस ऑफ पावर है साउथ एशिया में, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का लाया गया है, तो इंडिया जो है नवंबर 2020 में यहाँ पे डिडेंट ज्वाइन अदर मेंबर्स ऑफ एससीओ, यानी कि इस तरीके का जो यहाँ पे चाइना का यहाँ पे ये प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको हम लोग नहीं साथ दे रहे हैं और अभी तक हमने साइन नहीं किया है, बस इसलिए क्योंकि इसकी जो रास्ता है एक पाक ऑक्यूपाइड वाले एरिया से होकर गुजर रहे हैं। लैक ऑफ कनेक्टिविटी भी है हमारा सेंट्रल एशिया और इसको बियॉन्ड जाने के लिए हमारे पास जो है एक डायरेक्ट रूट नहीं है जिससे कि हम लोग कनेक्ट हो पाए।
वीक फाइट है, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट में जो हम लोग कह रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो टेररिस्ट के अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर पाएंगे, तो एज सच कुछ हो नहीं पा रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि सबसे पहले इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट को देखना होगा, यानी कि एससीओ मेंबर्स का सपोर्ट लेना होगा, जिससे कि हम लोग जो मेजर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रपोजल है, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट कर पाएंगे रशिया से, और ईरान को इंडिया से और आसियान से, तो इस पर हम लोग को फोकस करना होगा। चाबार पोर्ट जो हमने ईरान में बनाया है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि हम लोग, आप देखो कि ईरान के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंच सकते हैं। व्लादिवोस्तोक और जो चेन्नई वाला सी लेन है कम्युनिकेशन का, इसे और ज़्यादा फास्ट करना होगा, जिससे कि हमारा जो रशिया का फार ईस्ट है उसको भी हम लोग इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड है कि हमें जो चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी जो रिलेशन इतनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गई है, तो हमें यहाँ पे अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना होगा डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि इकोनॉमिक कॉपरेशन में, ट्रेड में, एनर्जी में, रीजनल कनेक्टिविटी में। तो इन सारे सेक्टर में हम लोग को अपनी जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचना होगा। साथ ही जो मिलिट्री कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा। कंस्ट्रक्टिव रोल लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन में। तो एक आप देख सकते हो कि ये जो सेंट्रल एशियन है, ये चाइना और रशिया के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे मैप में, या दिस इज़ यहाँ पे सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ है, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, ये रशिया है और ये चाइना है। इन दोनों के बीच में ये सैंडविच बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग को भी यहाँ पे बैलेंस रूप में काम करना होगा। फाइन। साथ ही यहाँ पे देखो कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे भी हम लोग को मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे भी ध्यान देनी होगी, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करना होगा। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे हमारा जो है एससीओ के बारे में। लेकिन रैट्स जो इसकी एक यहाँ पे आप देखो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। ये रैट्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक परमानेंट एससीओ का बॉडी है, जो कि मिली 2002 में, यानी कि 2001 में ये आपका एससीओ आया था, 2002 में ये रैट्स आया था। तो रैट्स में क्या है ना कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जिसमें कि टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है इसको कम किया जाता है, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म में यहाँ पे काम किया जाता है। रैट्स का जो प्लेटफॉर्म है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं उनको मिल सके। रैट्स में अगर हम लोग देखें तो जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और अदर जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिससे कि जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ कोई भी है तो उसको टैकल कर सके। रैट्स अगर आप देखो तो एक डेटाबेस भी मेंटेन करते हैं, जो भी टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी। साथ ही रैट्स फ्रेमवर्क के तहत देखिए जो एंटी टेररिस्ट कैपेसिटी है एससीओ मेंबर स्टेट्स का, ये भी डेवलप किया गया है, यानी कि एनुअल जॉइंट जो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है उसको होल्ड करने के साथ ही जो है इसको यहाँ पे आपका डेवलप किया गया है। तो ये रैट्स हुआ। साथ ही एससीओ का वर्किंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हेड ऑफ आप देखो कि स्टेट काउंसिल है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, जिसमें कि मेनली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मल्टीलैटरल कोऑपरेशन का। साथ ही 2 परमानेंट बॉडी है, और एससीओ बिजनेस काउंसिल है फॉर एक्सपेंडिंग, जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए, और एससीओ का इंटर बैंक कंसोर्टियम है, जो कि बैंक सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए है। इसके अलावा आप देखो जो 2 बॉडी है, 2 बॉडी में सबसे पहले सेक्रेटेरिएट है और रैट्स है। तो रैट्स है जिसमें कि हमने देखा कि जो भी यहाँ पे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर काम किया जाता है उसको काउंटर करने के लिए। साथ ही जो सेक्रेटेरिएट है इसमें क्या है कि एससीओ की जितनी एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, और इन्फॉर्मेशन, एनालिटिकल, लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट एससीओ, इट मीन्स कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट नेबर्स। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंडिकेट किया गया है कि हमारा जो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और जो नेपाल है, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स है, जापान के साथ और जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है रिसेंटली यहाँ पे ये बताया गया कि ये सारे कंट्रीज़ है जो कि हमारे लिए मोस्ट ट्रस्टेड है। तो नॉर्थ ईस्ट नेबर कौन कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट नेबर आप देख सकते हो चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान और म्यांमार है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर होता है, ये टोटल 5812 किलोमीटर है। तो आइए पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखो कि कौन कौन से कंट्री है। तो फर्स्ट वन इज़ नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है बांग्लादेश, फोर्थ है चाइना एंड फिफ्थ है यहाँ पे नीचे म्यांमार, ठीक है। और क्लियर करना है तो यहाँ पे आप देखो हमारे 7 सिस्टर है यहाँ पे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। फाइन। और भी देख सकते हो क्लियर अगर आपको देखना है तो ये रही हमारी पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी इंटरनेशनल कंट्री, और जो यहाँ पे स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में।
तो ये रहा हमारा भूटान और नेपाल जिसके बीच में सिक्किम है। देन यहाँ पे आप देखो ये बांग्लादेश है जिससे कि बॉर्डर यहाँ पे शेयर होता है हमारा वेस्ट बंगाल का, तो ये यहाँ पे नहीं आता। साथ ही आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिज़ोरम है। फिर ये म्यांमार है, म्यांमार से जो बॉर्डर टच होती है ये है मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। देन ऊपर है चाइना। फाइन। सो मैप देखते रहिए, मैप से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में देखें तो अभी हमने यहाँ पे 8 स्टेट है, यानी कि सिक्किम को ऐड करके 8 स्टेट हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है कि जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारा कंट्री का ये जो स्टेट का बॉर्डर है वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे आपका जो है टच होता है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक अच्छा रूप ले सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे 34% कंट्रीज़ की जो है वाटर रिसोर्स है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 40% इंडिया का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। एक्सेस है मार्केट का, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल जो डोमेस्टिक मार्केट है ईस्टर्न इंडिया का वो भी इससे कनेक्टेड है। सेंट्रल पिलर है, यानी कि हमारा जो कानून है और हम लोग जो पॉलिसी पे काम करते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये दोनों का सेंटर है यहाँ पे। अब ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोग कह रहे हैं कि ट्रस्टेड रिलेशन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स से। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रस्टेड रिलेशन रखेंगे तो हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि आज की डेट में अंडर डेवलप्ड है, तो इसमें डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें जो मेन लैंड इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज से, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ है। और इसमें एक मणिपुर और आसाम जो है एक ब्रिज जैसा काम करता है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो रिफ्यूज़ी वगैरह का जो मामला होता है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो चाइना है, डोकलाम इशू हमने देखा गलवान वाला पैंगोंग शो में जो इन्होंने स्टैंड ऑफ किया था, उसके कारण आप देखो सिक्योरिटी बहुत कम है इस रीजन में। जियो पॉलिटिकल अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर इंगेजमेंट है यहाँ पे कुछ रीजन है उसके साथ, जिसमें कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फुटहोल्ड आप लोग देख सकते हो कि इसके साथ यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे एक मौका मिला है। साथ ही हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि हम लोग म्यांमार एक गेटवे है जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, एशियन कंट्रीज़ के साथ भी। साथ ही जो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, क्योंकि आप देखो सप्लाई चेन जो है वो फास्ट फ्यू डिकेड से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया भी है, ठीक है। और ये सब ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे एक अपना अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब है तो इनसे भी हम लोग लर्न करके अपने देश में भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। लेकिन मेजर इश्यूज़ है, कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। जैसे फर्स्ट है कि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि कंट्रीज़ अगर हम लोग इंडिया के सराउंडिंग्स देखें तो जो भी वॉलेटाइल सिचुएशंस है वो काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ एनफ रिसोर्सेज है, पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बॉर्डर देखें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, जिससे कि उन सारे देश के लोग जो है हमारे देश में इलीगल तरीके से इंटर कर जाते हैं। नारकोटिक इंडस्ट्री फीलिंग क्राइम्स हो रहा है, यानी कि आप देखो कि नारकोटिक वगैरह जो है ये सब ड्रग्स वगैरह का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल जिसमें 3 देश आते हैं, एक थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है, जिसमें कि ड्रग्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होता है और ये हमारे देश में इजीली अवेलेबल होते हैं। 2 रीज़न है जिसके कारण हमारे देश में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी होती है। एक तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया, दूसरा आपको बताना है, चलिए मैं बता देती हूँ, वो है गोल्डन क्रिसेंट। लेकिन आपको ये बताना है कि गोल्डन क्रिसेंट में और कौन कौन से कंट्री आते हैं। रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। साथ ही लॉन्ग डिले है, यानी कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है बहुत धीरे धीरे बनता है, जिसमें कि आप देखो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड प्रोजेक्ट आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिया का इकोनॉमिक जो है अंडर परफॉर्मेंस है। ये एक ऐसा रीजन है जिसमें कि आप देखो कि डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही लोगों में आप देखो कि यहाँ पे इकॉनमी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है। लिमिटेड कैपेसिटी भी है। इंडिया का कैपेसिटी अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, मार्केट एक्सेस में, सिक्योरिटी गारंटी करने में, तो ये आज के भी डेट में लिमिटेड है। वे फॉरवर्ड भी कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और हमारा जो यहाँ पे एयर और मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसे इंप्रूव करना है। न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन पे फोकस करना है, जैसे आज के डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे बात करते हैं तो इस एरिया पे फोकस करना होगा। वहीं अगर फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो आज के डेट में वो रियली जो है प्रोहिबिटेड है। लिवरेजिंग यानी कि कल्चरल लिंकेज को यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे लेकर आना होगा, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव है, तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम लोग अपने देश को दूसरे देश के साथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन पे भी ध्यान देना होगा, पर्टिकुलरली जो मैरीटाइम डोमेन है जहाँ पे चाइना जो है अपनी बिहेवियर को, असर्टिव जो बिहेवियर है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट में। साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड है उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखो कि हाई लेवल कंसल्टेशन है, साथ ही यहाँ पे ग्रेटर मार्केट एक्सेस है फॉर इंडियन कमोडिटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग है, IT है, हेल्थ केयर है, टूरिज़्म है। तो ये सब कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे हम लोग जो है बेटर तरीके से ये सारे देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं।
अब देखते हैं क्या क्या मेजर्स लिया गया है जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स के साथ हम लोग अपनी रिलेशन को और ज़्यादा बेटर करें। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया है, यानी कि हम लोग जो है ईस्ट की तरफ काम करेंगे। पार्टनरशिप हमारा यहाँ पे है रीजनल और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि आप देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान कंट्री है, ARF है, ES है, बिम्स्टेक है, साथ ही IORA है, इंडियन ओशन रिजिम है। साथ ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया मैरीटाइम थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनाई जा रही है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिससे कि ईस्टर्न इंडियन को हम लोग यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे जोड़ पाएंगे। ओके, साथ ही अगर लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, पहले क्या था कि ईस्ट की तरफ देखो, अब क्या है कि ईस्ट की तरफ एक्ट करना है, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी था जो कि नरसिम्हा राव कमेटी के द्वारा यहाँ पे इसको लाया गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज किया गया मोदी जी के द्वारा, और ये कहा गया कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, बहुत देख लिया ईस्ट को, अब हम लोग इसके साथ काम भी करेंगे। फाइन। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट नेबर जो है वो हमारे लिए कितने ट्रस्टेड है, और हम लोग जो है उस हमारे लिए वो कितना सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ पे हमें काम करना होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे डिटेल्स में देख लिया। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बेनिफिट होगा $26 बिलियन तक का। तो इंडियन प्रोडक्ट जो है वो करेंटली आप देखो 5% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है UAE के द्वारा। तो UAE इंडिया का जैसे थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि US और चाइना के बाद, तो इसलिए भी हमें यहाँ पे फ़ायदा ही होगा। 90% जो प्रोडक्ट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है UAE में, उसमें ज़ीरो ड्यूटी लगता है, तो फ़ायदा है। साथ ही परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होती है, मार्केटिंग और ऑथराइजेशन होता है। साथ ही आप देखो रूल्स ऑफ ओरिजिन भी यहाँ पे स्ट्रिंजेंट है। रूल्स ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है एलिजिबल है ड्यूटी फ्री के लिए और ड्यूटीज रिड्यूस होती है वो भी इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो उसमें हम लोग रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है डिटरमाइन करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या है कि आप देखो बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स में वो इंक्रीज़ होगा। एस्टिमेट किया गया है कि इसमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगे। बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि ओमान हो गया, कतर हो गया, ये सब। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखें तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसमें कि जो भी हम लोग गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। फाइन। इंडिया जर्मनी के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है $10.5 बिलियन तक का ग्रीन डील, जिससे कि क्लीन एनर्जी यूज़ को बूस्ट कर सके। तो अच्छी बात है कि इंडिया और जर्मनी यहाँ पे साथ मिलकर आए हैं, जिसमें कि ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट जो पार्टनरशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है। मेनली इंडिया और जर्मनी की बात करें तो क्लाइमेट टारगेट है यहाँ पे COP जो 26 हुआ था ग्लासगो में उस समय, तो यहाँ पे कहा गया था कि इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इंडो जर्मन रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप यहाँ पे लाया जाएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो कॉरिडोर है, ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेह हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन है, ये सब तरीके से, ठीक है। अदर भी इनिशिएटिव है, आप देखो इंडो जर्मनी यहाँ पे पार्टनरशिप है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए। नीति आयोग की भी यहाँ पे आप देखो BMZ डायलॉग है, जिसमें कि जो SDC यहाँ पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइजेशन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जर्मनी है, जर्मनी के अगल बगल जितने भी कंट्री है उनका नाम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि समिट जो हुई है वो कोपेनहेगन में हुआ है, ठीक है। और नॉर्डिक कंट्रीज़ जिसमें कि 5 कंट्रीज़ आते हैं, जो कि है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इंडिया डेनमार्क टू फर्दर स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो चलिए हम लोग ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है अगेन यहाँ पे डेनमार्क के साथ स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 ईयर एक्शन प्लान लाया गया है, जिसमें कि मेनली हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकॉनमी, वाटर मैनेजमेंट, इन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। आउटकम्स क्या होगा, आउटकम्स यही है, आप लोग देख सकते हो कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव है यहाँ पे। साथ ही जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उस पर भी इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल सेंटर। साथ ही अगर देखें इंटरनेशनल सेंटर फॉर जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, ये वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम भी है। तो ये फर्स्ट ऐसा फोरम है जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में हुआ है, और ये प्राइमरी इंटरगवर्नमेंटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जितनी भी प्रोग्रेस वगैरह हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है इन सारे गोल्स को, वो भी यहाँ पे देखा जा रहा है। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो इसका एम है कि इंटरनेट को ओपन, फ्री और न्यूट्रल रखना। ये आप समझ सकते हो कि 60 कंट्रीज़ है यहाँ पे जिनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया, जिसमें US, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा, फ्रांस है। इंडिया, चाइना, रशिया जो है वो लार्ज कंट्रीज़ में आते हैं और वो इस डिक्लेरेशन का पार्ट भी नहीं है। साथ ही इस डिक्लेरेशन की बात करें तो मेनली इनका काम है कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है।
एक ग्लोबल इंटरेस्ट यहाँ पे प्रमोट करना है, जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो एडवांस हो सके। साथ ही जो ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें ट्रस्ट लेकर आना है और प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है जो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो कि शट डाउन करते हैं इंटरनेट में 2021 में वो 34 से इंक्रीज़ हो गया है, 29 से इंक्रीज़ हो गया 34 में। तो इसलिए आप देखो कि इंटरनेट जो शटडाउन वाली जो केसेस है वो बढ़ते जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, और इंडिया एकदम टॉप है। ठीक है, तो इंडिया में आप देखो कि बुदापेस्ट कन्वेंशन जो साइबर क्राइम का है उसको अभी तक हम लोग साइन नहीं किए हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखो ये ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकॉनमी, देन यहाँ पे फिर से क्रिप्टो करेंसी और इकोनॉमिक सोवर्निटी है। लास्ट हम लोग ने अप्रैल मंथ में क्रिप्टो क्राइम्स भी देखा था, तो फिर ये टॉपिक आपका ये आप देख रहे हो कि रिपीटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होते रहता है, जिससे कि आपकी जो यहाँ पे टॉपिक के ऊपर समझ और जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।